अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक के साथ मैं हूं महक असलम। आयशा बख्श अपनी निजी मसरूफियात की वजह से इस हफ्ते ये प्रोग्राम होस्ट नहीं कर पाएंगी, तो ये जिम्मेदारी मैं अदा कर रही हूं। अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ने 9 मई केसेस में सजा याफ्ता पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद भच्चर, सेनेटर एजाज चौधरी और MNA अहमद चट्ठा को नाअहल करार दे दिया है। अब ये तीनों नशिस्तें खाली हो चुकी हैं, इन पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। बैरिस्टर गौहर खान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि ये सिलसिला बंद करें, जमहूरियत दाव पर लगी है। इलेक्शन कमीशन PTI के हवाले से मुतासिब है। सलमान अकरम राजा ने राय दी है कि असम्बलियां अपनी तौकीर खो बैठी हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर के बयान की सख्ती से तरदीद करते हुए वजाहत की है कि एजाज चौधरी, अहमद चट्ठा और अहमद खान को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने सजा सुनाई, जो अब तक बरकरार है। जबकि बैरिस्टर गौहर खान ने यह दावा भी किया है कि 39 PTI पार्लियामेंटेरियंस की नाअहली की तैयारी की जा रही है, जो जमहूरी उसूलों के लिए एक संगीन खतरा बन सकती है। दूसरी तरफ पंजाब असम्बली का माहौल भी कशीदगी का शिकार रहा, जहां अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ रसीद किया, जिसके नतीजे में 2 अपोजिशन अरकान खालिद निसार और शेख इम्तियाज की 15 दिनों के लिए रुकनीत मुअत्तल कर दी गई। जून में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया, जिसके बायस 26 अरकान को मुअत्तल किया गया। ताहम बाद में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के बाद 22 जुलाई को इनकी रुकनीत बहाल कर दी गई। ये तमाम सूरत हाल एक बड़े सवाल को जन्म देती है। एक तरफ हुकूमत अवाम से मुआशी इस्लाहात में कुर्बानियों की तवक्को कर रही है, दूसरी तरफ सफारती महाज पर भी कुछ अहम कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। हालिया दिनों भारत के साथ तनाव में सिफारती सतह पर पाकिस्तान को नुमाया मकाम हासिल हुआ है, मगर सवाल ये है कि क्या इन सब कामयाबियों के बावजूद सियासी अदम इस्तेहकाम में इजाफा क्या खुद हुकूमत के लिए फ़ायदेमंद है या फिर नुकसानदेह? क्या किसी भी मुल्क की तारीख में ऐसी कोई मिसाल मौजूद है जहां शदीद सियासी खलफिशार के बतन से मुआशी तरक्की ने जन्म लिया हो? क्या स्टॉक मार्केट्स सियासी बहरानों में मुस्तहकम रह सकती हैं? क्या सरमायाकार गैर यकीनी सियासी माहौल में एतमाद से काम करते हैं? और क्या अवाम बेयकीनी के साए में मुआशी कुर्बानियाँ दे सकते हैं? हुकूमत को ये हकीकत तस्लीम करना होगी कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम एक सैराब से ज़्यादा कुछ भी नहीं। बड़ा सवाल ये नहीं कि सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है या फिर नहीं, बल्कि अहम सवाल ये है कि हुकूमत को खुद सियासी इस्तेहकाम की कितनी ज़रूरत है। पैनल में आज हमारा साथ देंगे हसन निसार, ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहिब। सवाल अपने पैनल के सामने हम ये रखेंगे कि मुआशी हालात में बेहतरी के दावे, बड़ी सिफारती कामयाबियाँ, जबकि दूसरी तरफ बढ़ता सियासी अदम इस्तेहकाम, सियासी इंतशार किसके लिए बड़ा खतरा, हुकूमत या फिर अपोजिशन? शहजाद साहब, सबसे पहले आपका कॉमेंट लेते हैं। अच्छा, मैं कि आपने कहा बढ़ता सियासी इंतशार, यानी मैं जब आपके अगर तज्जिया करूं आपके सवाल का, तो 2 वजूहात आप देती हैं। एक ये कि सफारती महाज पे हमने बहुत कामयाबियां हासिल की हैं, उनको डिफाइन करना पड़ेगा कि वो सफारती कामयाबियां कितनी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का इमेज उजागर हुआ है, लेकिन उसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये ज़्यादा बड़ी बात होगी। दूसरा, आपने मुआशी इशारियों की बात की कि उनमें बहुत बेहतरी आ रही है। ये भी एक इस तरह आर्ग्यूबल वो है, एक बात है, उसके ऊपर डिस्कस किया जा सकता है कि किस हद तक है, किस हद तक नहीं है। लेकिन उससे बड़ी चीज़ जो आप बताना चाह रही हैं कि हमें किस हद तक हमारा जो सियासी इंतशार है, पहली बात है कि क्या 2-3 लोगों की उनको डी सीट करने से या उनकी रुकनीत ख़त्म करने से क्या सियासी इंतशार आ जाता है किसी सियासी निज़ाम में? बहुत अजीब सी बात होगी अगर ऐसा होगा। लेकिन हमारा निज़ाम इसी तरीके से चलता है, एक हुकूमत आती है, दूसरे से बदले लेती है। ये इंतकाम की सियासत है। शहजाद साहब, एक गौहर खान को 5 अगस्त वाली तहरीक का भी तो जिक्र करें ना, अगर वो भी आ जाती है तो मईशत थोड़ी सी तो डिस्टेबल हमें नजर आएगी ना? नहीं बेटा, बात ऐसी है कि हमें सबसे पहले ये डिटरमिन करना है कि हमारे पास स्पेस कितनी क्रिएट हुई है। मैं अगर दो चीज़ों में अगर कहूँ आपको कि बेशक आपका इमेज बेहतर हुआ है और आपको एक डिप्लोमेटिक स्पेस दुनिया भर में मिली है, जो भी वजूहात थी उसमें अफवाज पाकिस्तान का या पाक फजाइया का बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन आपकी पहचान दुनिया में हुई। अब इस पहचान को आप इस्तेमाल कैसे करते हैं? ये जो स्पेस है, जो जगह क्रिएट हुई है आपके लिए, आप इसको किस लिए क्या आप कहते हैं कि हम मोदी से बड़े हैं, हम हिंदुस्तान से बहुत बड़े हो गए हैं, हम उनके बराबर की टक्कर हैं? मोदी अपने आप को क्या समझता है?
कुछ तो हम इन जुमलों के अंदर अपना वक्त ज़ाया और अपनी जगह को ज़ाया कर सकते हैं। दूसरा, इस स्पेस को, इस पूरे खत्ते को और पाकिस्तान को खुसूसी तौर पर अमन देने के लिए कुछ मामलात कर सकते हैं। तो क्या हम इस स्पेस को इस्तेमाल करते हुए फॉरेन पॉलिसी के तरीकों को अपने बदल रहे हैं? क्या हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में थोड़ी बहुत तब्दीली ला रहे हैं? क्या जो हमारे वो मसाइल जिन्होंने हमें उलझा के रखा हुआ है 77 साल से, उनको हम हल कर सकते हैं? ये पहली कामयाबी का अमल होगा। इसका सियासी इंतशार से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक शहजाद साहब एक और चीज, कता कलामी की माजरत, एक और चीज, अभी 3 का मैंने जिक्र किया, लेकिन साथ ही मैंने ये भी बात की है कि बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि 39 जो हैं अरकान पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनको डी सीट करने की तैयारी की जा रही है। अगर ये 39 को ना अहल कर दिया जाता है तो फिर भी आपको लगता है कि कोई हलचल नहीं होगी? मैं आपको मैं तशफ़ी कर देता हूँ, तसल्ली कर देता हूँ, मैं सियासी अल्फाज में बात बयान कर देता हूँ। अच्छा। ताकि हम सियासत में रहें, मैं फॉरेन पॉलिसी की तरफ ना जाऊँ। अच्छा, देखिए, तो इसमें सियासत की बात कर लेते हैं। देखिए, सियासी तौर पर हुकूमत के पास जो स्पेस आई है, चाहे वो मुआशी इशारियों से मिली है या उसको डिप्लोमेटिक अंदाज में मिली है, दुनिया में रिकग्निशन से मिली है, वो उसको अंदरूनी तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 इम्तिहान होंगे। क्या इस मुल्क में पोलराइजेशन, इतनी बड़ी ताकत और कुव्वत होने के बावजूद, जहां पर एक हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पे है, जिसमें डिप्लोमेटिक स्पेस बहुत बढ़ गई है, आपकी पहचान बहुत बढ़ गई है, आपका सेल्फ ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ गया है हुकूमत के तौर पे, तो क्या आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए? क्या आपने मुल्क के अंदर पोलराइजेशन की कमी लिखी है? सियासी जो इंतशार का जो खतरा है आपके पास, जिसको आप सियासी इंतशार बार बार कह रहे हैं, इसको हम किस हद तक, इस ताकत, इस जोम, इस हिम्मत, इस स्पेस के साथ हम किस तरीके से अंदरूनी तौर पर सियासी वो जो इंतशार है उसकी स्पेस कम कर सकते हैं? क्या हम हमला करके किसी दूसरे पे उसको कम करेंगे, या हम किसी और मामला फहमी के साथ मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे? इंतशार 2 तरीके से होता है ना, आप दो अतराफ आपस में टकराती हैं, इंतशार क्रिएट होता है जी। तो अगर आप ही बड़े बनके उस टकराव से बचत की कोशिश करें और ऐसा मौका ना दें और किसी तरीके से इससे मामला करें कि इंतशार ना हो, तो सियासी इंतशार में कमी आ जाएगी ना। सही है। तो पहला हल इस हुकूमत का इस मौके के बाद से जो कामयाबी का जो पहला इम्तिहान होगा, जो टेस्ट होगा, वो ये होगा कि किस हद तक अपने आप को इस तरह की डिस्ट्रैक्शन से बचा सकती है और सियासी इंतशार को अपने रास्ते का हर्डल नहीं बनने देगी। ठीक है। मुआशी नहीं, एक मिनट, बात तो शुरू हुई है ना, अभी तो बात शुरू हुई है। दूसरी चीज है कि मुआशी तरक्की, वो इसको मुआशी तरक्की में कैसे कन्वर्ट कर सकती है, उसके लिए अंदरूनी तौर पर बहुत सारी चीजें। तीसरी फाइनल बात बयान कर दूं आपको, हम नैरेटिव और बयानिए की बहुत बात करते हैं कि नैरेटिव में फलाना है, बयानिया फलाने का है, ये है वो है। मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता, कोई नैरेटिव कोई चीज ही नहीं है। सही है। अमल ही नैरेटिव होता है। अमल ही नैरेटिव होता है। तो जितनी स्पेस आपके पास आ गई है, आप इसको अगर अमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो आपका नैरेटिव जीरो है। बिल्कुल शहजाद साहब, शायद अवाम भी यही चाहते हैं कि अब बातें तो बहुत ज्यादा हर गवर्नमेंट करती है, लेकिन अमलन हमें वो नजर नहीं आता है। साथ रहिएगा। हसन साहब, आपकी तरफ आते हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम, आपको क्या लगता है, जमहूरियत की मजबूती या फिर हम इसको कहें कि मजीद कमजोरी? 2 बातें पहले मैं अर्ज कर लूँ। एक तो जो शहजाद साहब ने कहा नैरेटिव कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये जो मीडिया पे जो कुछ होता है ये भी कुछ नहीं होता। नैरेटिव गोएबल्स का बाप भी आ जाए तो वो भूखे आदमी को कौन सा नैरेटिव है जिससे उसका पेट भरेगा? शहजाद साहब ने बड़ी ये बहकी हुई नींद जाहिलों वाले लोग किस्म के लोग हैं, बड़ी बुनियादी और पते की बात की है। नैरेटिव बहुत सानवी चीज है। किधर गया नैरेटिव गोएबल्स का, जो जीनियस था? अच्छा, आगे दूसरी बात, आपने अपने इंट्रो में वो थप्पड़ खाने और मारने वाली बात की है। तो थप्पड़ खाने वाले ने ये थप्पड़ बड़ी मेहनत से कमाया है, और जितनी बकवास की थी उतने ही थप्पड़ उसको लगने चाहिए, तो उनको मैनर्स ही नहीं है, इसीलिए मैं इनको सियासत। अच्छा, अब चलते हैं आपके सवाल की तरफ, जिसकी आखिरी सतर ही ये सवाल है कि ये सियासी इंतशार किसके लिए बड़ा खतरा, हुकूमत या ऑपोजिशन? ऐसा ही है? जी। मेरे सामने लिखा हुआ है जी। तो ना हुकूमत ना ऑपोजिशन के लिए कोई खतरा, ये याद रखना।
हो भी तो मेरी तरफ से ये दोनों जाएं भाड़ में और जहन्नुम में। इनकी सेहतों पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आते जाते रहते हैं, चित्र भी खाते रहते हैं, इक़्तिदार भी देखते हैं, इनका क्या है? ऑपोजिशन आपने बात की है, वो है कहाँ? इस मुल्क में ऑपोजिशन कहाँ है? किस हाल में है? क्या हो रहा है? और हुकूमत कहाँ है? झूठे बात सुनो, सियासी ये माशी, मैं इक्तिसादियात का स्टूडेंट हूं, इशारिये नहीं होते, ये सड़क पे नजर आएंगे तो इशारिया मैं घर बैठा मान लूंगा, वरना जो मर्जी राग अलापते रहो। अगली बात, अगर बड़ा खतरा है ये रिकॉर्ड पे रहे तो वो मुल्क और यहां बसने वाले अवाम नहीं, रियाया और शूद्रों को है, जो पहले ही बहुत बड़े अजाब से गुजर रहे हैं। सिर्फ उनको खतरा। क्या बिगड़ गया था किसी का फॉल ऑफ ढाका के बाद? बताएं मुझे। मर गए जिनके वहां कारोबार थे, रिश्तेदारियां थी, आना जाना था। वो जो एक और तबका था बीच में, मैं वो बंगालीज की बात नहीं कर रहा, को अपने पाकिस्तानियों की, वो कौन थे? बिहारी टाइप। बिहारी कीमत तमाम देते हैं और वही दे रहे हैं, वही देंगे। इनमें से किसी को कोई खतरा नहीं। इनकी बेतहाशा जायदादें, औलादें, सब कुछ बाहर है और इनका अंजाम भी बाहर है। तो फिर हसन साहब, जो अवाम से मुआशी इस्लाहात के हवाले से जो कुर्बानियों की तवक्को की जाती है, फिर अवाम किसकी तरफ देखे? अवाम कसाईयों की तरफ देखें, अपने अंदर कसाई ढूंढें। कुर्बानी ठेका लिया हुआ है अवाम ने। पाकिस्तान बना, रूसा में से कौन, जागीरदारों में से कौन मारा गया था बताएं? सही। बहू बेटियां बहनें रह गईं, गरीब गुरबा की, बच्चे उनके करपानों पे उछाले गए। अब टाइम ये है गडासा किसी और के हाथ में जाए, और मेरे कहने से क्या होना है? हालात कर देंगे, चला जाएगा, ठीक है, खत्म हो गई। हम भी उसका निशाना बने तो मुझे कोई एतराज नहीं है। सही है, ठीक है। इफ्तिखार साहब, आपकी तरफ आते हैं। अभी जैसा कि हसन साहब ने भी जिक्र किया ना पंजाब असम्बली का, खालिद निसार ने जो थप्पड़ रसीद किया है, ये थप्पड़ था या हुकूमती इश्तियाल था? इसका जिम्मेदार कौन था? ये एक वक्ती तौर पे जब आदमी में झगड़ा करने की कुव्वत आती है, उसका नतीजा था। कोई प्लान नहीं था, ऑर्गेनाइज नहीं था। एक वाकया हुआ, आपने भी देखा, पूरी टीवी पे हुआ, लाइव चल रहा। उसमें सस्पेंड कर सकते थे, उसको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन इस वाकये से पूरे पाकिस्तान की सियासत का तजिया तो नहीं किया जा सकता। और आपने वो बात कही है कि वो कहते हैं कि जो डिस्क्वालीफाई होंगे तो कानून और आइन के मुताबिक जो डिस्क्वालिफिकेशन होंगी, अच्छा, तो उनको मौका भी दिया जाएगा कि वो अपील में जाएं। और मुमकिन है अपीलों में उनकी सजा खत्म हो जाए। सजा खत्म हो जाएगी तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं रहेगी। बट कोई ऐसा बड़ा बुरहान आने वाला नहीं है। एक सियासी अमल है, उसमें से आप गुजर रहे हैं। इस पे इतना मैं नहीं समझता कि कोई फंडामेंटल चेंजेस आएंगे। फंडामेंटल चेंजेस तब आएंगी जब ये दोनों फ्रीकैन को एहसास हो जाए कि पाकिस्तान के गरीब अवाम के मसाइल जो हैं वो और हैं, और इनके जो झगड़े हैं वो और नोयत के। तो जब तक ये मसला तय नहीं करते, इन दोनों को करना पड़ेगा। ये भी इसी मुल्क में रहते हैं ना, इसी मुल्क के मामलात को जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। और अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं, बाई इलेक्शंस, जी, क्या फर्क पड़ेगा? ये है कि 5 अगस्त का इन्होंने तारीख दे रखी है जी। आज क्या तारीख है? क्या तारीख है आज? 29 जुलाई। हाँ, बस थोड़े दिन रह गए। 29 जुलाई देखते हैं 5 को क्या होता है। देखो, एक बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान में इस्तेकाम चाहिए। हाँ। लेकिन ये दोनों, लेकिन वो कैसे आएगा जब 39 पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस आप कह रहे हैं कि हो भी जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। वो कैसे आएगा? वो तो कहते हैं कि ये सियासी इंतकाम का हमें निशाना बना रहे हैं। पापा, ये तो वो कह रहे हैं ना, उनके मुकदमात क्या थे, उनके मुकदमात की नोयत क्या है, उनका जुर्म क्या है, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। यहाँ लोगों की बातों के ऊपर हमने कौमी फैसले करने हैं। अगर उन्होंने जुर्म नहीं किया तो उनके खिलाफ जो बेलें हो जाएंगी उनकी, जब अपीलों में जाएंगे तो उनको रियायत मिल जाएगी।
ये अपनी देख रहे हैं जुर्म की नोयत क्या है। हम तो ना जुर्म की नोयत पे बात करने को तैयार हैं, ना हम अदालती फैसलों को मानने को तैयार हैं। हम एक बयान जो है उसको सामने रख के पूरे मुल्क के मामलात को फैसला करने बैठ जाते हैं। ऐसा गलत है। इफ्तिखार साहब, अगर सिर्फ 3 लोगों के हवाले से बात कर लेना, अहमद चट्टा है, अहमद खान है, एजाज चौधरी है, वो कहते हैं जी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सजा सुनाई है तर्जुमान इलेक्शन कमीशन, लेकिन इस बात को भी बैरिस्टर गौहर नहीं मानते। वो इस पर भी कहते हैं कि ये जो सिलसिला है इसको बंद किया जाए क्योंकि जमहूरियत दाव पर है। अगर 39 ना अहल हो जाते तो वो तो तब भी यही कहेंगे कि जमहूरियत दाव पर है। मैं तो कल सारे के सारे जो लोग हैं जो जुर्म करते हैं वो कहेंगे कि तमाम जुराइम की सजाएं देने बंद कर दी जाए। इनकी खास किस्म की सजा होगी है ना। सही। तो सजा जो जुर्म किया उसकी सजा तो होनी है। तो फिर हर आदमी कहेगा कि मुझे कोई जुर्म जो मैं करता हूँ उसकी सजा ना दी जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सही है, ठीक है। आई डोंट एग्री विद इट। चलें, आई स्टिल बिलीव इन इट। आई स्टिल बिलीव इन वन थिंग। ठीक है। अगर तो प्रोसिक्यूशन ने गलत फैसले किए हैं जी, तो अगर आप नहीं बात साहब, तो आप नहीं, वक्त की थोड़ी सी कमी है। मुझे ज़ैगम खान साहब की तरफ जाना है। देखें, किसी भी वक्त पे कभी भी जब भी किसी को सजा दी जाती है वो तो ये मानता ही नहीं है ना। वक्त की कमी सिर्फ मेरे लिए होती है। बात ये है कि अगर सजाएं उनकी गलत हुई हैं तो उनकी सजाएं खत्म हो जाएंगी। हम इसको क्यों नहीं लेते? चलें, ठीक है। इस एंगल को क्यों नहीं लेते? ज़ैगम साहब आपकी तरफ आते हैं। हुकूमत कहती है कि मईशत बचाएं, मगर सियासी महाज पर सियासी बारूद फिर क्यों बिछाई जा रही है? देखिए, हुकूमत को बहुत कुछ करना होगा अगर सियासी इंतशार को रोकना है। और सियासी इंतशार से ख़तरा सिर्फ हुकूमत को नहीं है, अपोजिशन को नहीं है, इससे मुल्क को ख़तरा है, माशरे को ख़तरा है, मुल्क में अमन और हम आहंगी को ख़तरा है, और पाकिस्तान की माशी तरक्की को ख़तरा है। हाँ। ये कोई महज इत्तफाक नहीं है कि 2018 से 2025 के बदतरीन सियासी इंतशार के साल हैं और यही हमारी बदतरीन मईशत के साल है। आप सिर्फ ये देख लीजिए, मुस्लिम लीग नून का आखिरी साल 2018 कितने दबाव में थी। वज़ीर ख़जाना भाग गया था मुल्क छोड़ के। हाँ। एक दूसरा आ गया था, कोई टिक नहीं रहा था। उस दबाव का क्या नतीजा निकला? उन्होंने मकबूलियत हासिल करने के लिए जो ग्रोथ देने की कोशिश की, $19 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट उन्होंने डाल दिया और आज वाले बहरान की इब्तिदा कर दी उन्होंने। फिर 2022 में क्या हुआ? वही काम कप्तान साहब ने किया क्योंकि वो भी दबाव में थे और $18 बिलियन का खिसारा कर दिया। तसव्वुर कीजिए, 2 साल में इस मुल्क के सर पर $37 बिलियन चढ़े हैं 2 साल में। लेकिन ज़ैगम साहब, हर कोई ये कहता है कि हमने सियासत को नहीं बल्कि रियासत को बचाया। जी, सब ने सियासत बचाने के लिए रियासत को, मईशत को, गरीब को फांसी घाट पे चढ़ाया। हकीकत ये है। फिर आप देखिए कि पहले इमरान खान IMF से निकल के भागे, सरकारी सिर्फ इस दबाव की वजह से, सियासी वजह से। तेल की कीमतों में आर्टिफिशियली उन्होंने देना शुरू किया सब्सिडी और IMF ने कहा कि भाई आप उधर और हम इधर। फिर मुस्लिम लीग नवाज आई, मिफ्ता ने ठीक किया। फिर जनाबे वज़ीर ख़जाना जो उस वक्त के थे और अब के वज़ीर ख़ारजा डार साहब तशरीफ़ लाए और सियासी वजूहात पे उन्होंने दोबारा से वही काम किया, उस खौफ की वजह से कि पाकिस्तान को फिर IMF का प्रोग्राम सस्पेंड कराया जो ख़त्म हो गया और पाकिस्तान जाकर बिल्कुल दहाने पर पहुंचा डिफ़ॉल्ट के। 38% तक महंगाई हुई। ये तमाम सूरत हाल क्लियरली लिंक्ड है सियासी बहरानों से। ये तमाम जो माशी गुफअप किए गए हैं, जो माशी तौर पे अहमकाना फैसले किए गए, इस दबाव का नतीजा है जो सियासी बहरान की वजह से इन दोनों हुकूमतों पे था। और भुगता किसने? भुगता हमने। सही। और आज क्या हालत है आप पिछले हफ्ते को देखिए। क्या कोई चीज़ दहशत गर्दी से बड़ी भी है जिस पर हम इकट्ठे हों? क्या पाकिस्तान के किसी बूढ़े जवान बच्चे को दहशत गर्दी पर भी इख्तलाफ होना चाहिए? क्या दहशत गर्दी पर भी सियासत होनी चाहिए? इस हफ्ते की खबरें देख लें। दहशत गर्दी पर सियासत हो रही है। इस मुल्क में दहशत गर्दी पर इत्तफाक राय नहीं है। इस मुल्क में दहशत गर्दी पर खौफनाक बयानिए बन रहे हैं। इस वजह से कि इस माशरे में उस सियासी इंतशार के नतीजे में एक जहर फैल गया है। सही।
कोई रूल्स ऑफ द गेम नहीं है। मुझे पता नहीं अदालतों ने ठीक फैसले सुनाया जी। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी तो कह रही है ये गलत है। हाँ। इसका क्या मतलब है? अदालती निज़ाम पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का तो एतमाद नहीं है। कितने करोड़ों लोग हैं उनके साथ। क्या ये छोटी बात है? समझ ले जज दूध के धुले हैं, बिल्कुल वो फैसले करते हैं जो उनका ज़मीर कहता है, जो खुदाए बुजुर्ग बरतर ने कहा है। लेकिन क्या लोग यही समझते हैं? ये जो एतमाद की कमी है, जिस मुल्क में इंसाफ पर एतमाद ना हो जी, उस मुल्क में कितना बड़ा बहरान होता है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़े बहरान हैं। सही है। और दोबारा इनको देखना होगा कि अगर आगे जाना है तो इन बहरानों से हमें निपटना होगा। बिल्कुल ठीक अभी है। आप देखिए जी। माशी आपने बेहतरी की बात की। हाँ जी। देखिए माशरी जो बेहतरी हुई है ये तो सिर्फ हम ऑक्सीजन टेंट से बाहर निकले हैं ना। तभी तो नून लीग कहती है वेंटिलेटर पर थी हमारी मईशत, लेकिन हमने जो है उसको स्टेबल कर लिया है। जैकम साहब आपने कमेंट किया तो समझना जरूरी है कि सियासी इस्तेहकाम होगा तो जो मुआशी इस्तेहकाम है वो आएगा। भी एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में एक और अहम मसले का जिक्र करेंगे। चीनी की कीमत में हालिया रद्दोबदल सिर्फ महंगाई का मसला नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म मुआशी वारदात बन चुका है, जिससे अवाम को सिर्फ महंगाई नहीं बल्कि अरबों रुपए का नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ा। 10 दिन पहले हुकूमत ने एक्स मिल रेट 165 और रिटेल 172 रुपए मुकर्रर किए, मगर हकीकत यह है कि मुल्क भर में चीनी 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। शुगर डीलर्स और मिल्स मालिकान का तनाज़ा ताहाल हल नहीं हो सका, जिसके बायस मुतादिद बाजारों में चीनी की सप्लाई बंद है, जबकि सिर्फ 2 दिन का स्टॉक बाकी रह गया है। आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ऑडिटर जनरल ने इंकशाफ किया है कि चीनी की हालिया कीमतों में रद्दोबदल से 300 अरब रुपए कमाए गए हैं। रुकने असम्बली रियाज फतियाना ने दावा किया है कि कौम से 287 अरब का धोखा हुआ। क्या वजह थी कि रातों रात चीनी इंपोर्ट करने के लिए टैक्सेस में छूट दे दी गई? रुकने असम्बली मोइन आमिर पीरजादा ने दावा किया है कि सदर मुमलिकत और वजीर आजम अवाम को लूट कर पैसे अपनी जेबों में डाल रहे हैं। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने FBR के SRO पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये किन शुगर मिल्स को फायदा देने के लिए जारी हुआ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने FBR से शुगर मिल्स मालिकान की फहरिस्त भी तलब कर ली है। विफाकी वजीर सनत ने गुज़श्ता दिनों इजलास में शुगर मिल्स के तमाम ज़खायर की निगरानी और कार्रवाई का ऐलान किया, मगर अमलन मार्केट पर अब भी माफिया का कंट्रोल बरकरार है। हैरान कुन बात यह भी है कि इस बहरान की निशानदही करने वाले केन कमिश्नर को खुड्डे लाइन लगा दिया गया है, जो साबित करता है कि असल मसला सिर्फ कीमतों का नहीं, ताकतवर और माफिया के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का भी है। सवाल ये नहीं है कि चीनी महंगी क्यों हुई है, सवाल ये है कि क्या हर बार यही खेल चलेगा, पहले एक्सपोर्ट, फिर किल्लत, फिर इम्पोर्ट और आवाम के हिस्से में सिर्फ महंगाई। ये बहरान अब महज माली बदइंतज़ामी या नाअहली नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म मफादाती खेल बन चुका है, जहां अवाम की जेबें काट कर माफिया को नवाजा जा रहा है। अहम सवाल कि अवाम की जेब से 300 अरब जिसने लूटा है, क्या उसका एहतसाब होगा और रकम वापस ली जाएगी, या हमेशा की तरह चीनी माफिया फिर से जीत जाएगी? सवाल अपने पैनल के सामने हम ये रखेंगे कि पहले बरामद, फिर किल्लत, अब दरामद। 300 अरब की दिहाड़ी, चीनी 200 रुपए फिर भी नायाब है कि हुकूमत खुद माफिया के साथ खड़ी है? जैगम खान साहब, सबसे पहले आपका कमेंट लेते हैं। ये कैसा सवाल है कि क्या हुकूमत माफिया के साथ खड़ी है? अल्लाह ना करे हुकूमत कभी माफिया के साथ खड़ी हो। हुकूमत खुद अपने साथ खड़ी है। हुकूमत खुद चीनी है। अच्छा, चीनी खुद हुकूमत है। एक गरीब आदमी जो एक पाव की पुड़िया चीनी की लाता है और उसमें 20 रुपए एक्स्ट्रा देता है जो उसको नहीं देने चाहिए, तो वो पाकिस्तान की जमहूरियत की खातिर कुर्बानी दे रहा होता है, वो पाकिस्तान की सियासत की खातिर कुर्बानी दे रहा होता है। देखिए, चीनी पाकिस्तान की जमहूरियत का पेट्रोल है, चीनी पाकिस्तान की सियासत का ऑक्सीजन है। चीनी की अजमत का अगर आपने पूछना है तो देहातों में जाकर किसानों से पूछें, जो हफ्ता हफ्ता 2-2 हफ्ता ट्रालियां लेकर शुगर मिलों के सामने रोल रहे होते हैं, और उनको इसलिए रोला जाता है ताकि गन्ने का वेट कम हो। लेकिन जैगम साहब, उसके बावजूद हर साल ये बहरान सर उठाता है। जी, बहरान क्यों ना सर उठाए, क्योंकि ये बहरान एक मसनूई बहरान है। सरप्लस को मसनूई कमी में बदला जाता है, क्योंकि जो डिमांड एंड सप्लाई का असूल है उसमें यही बात होती है ना कि आप मसनूई बहरान पैदा करें तो कीमतें शूट अप कर जाएंगी। जब सरप्लस लोगों को नजर आ रहा होगा, सरप्लस होगा तो कीमतें कम होंगी। तो ये सारा खेल एक्सपोर्ट का क्यों किया जाता है?
उस सरप्लस को गायब करने के लिए कि थोड़ा सा जो सरप्लस है किसी ना किसी तरीके से उसको ज़रा हटाओ, गायब करो और 300 बिलियन की वारदात डालो और फिर इंपोर्ट करो। मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था किसानों की, लेकिन आप देखिए 2020 में हुकूमत पाकिस्तान ने एक शुगर फोरेंसिक रिपोर्ट बनवाई थी, एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाया था। उसने कहा कि शुगर मिलें, हुकूमत की रिपोर्ट ने कहा, नाजायज़ मुनाफा कमाती हैं, सब्सिडी से माल बनाया इन्होंने, कीमतों को मैनिपुलेट किया है, प्रोडक्शन को मैनिपुलेट किया है, प्रोडक्शन प्राइस को, टैक्स की चोरी की है। और हुकूमत ने फरमाया हुकूमत से कि इनको नैब के हवाले करो, FBR के हवाले करो, SCCP के हवाले करो, FIA के हवाले करो। 2020 की बात कर रहा हूं मैं। जी जी। ये कौन सा साल है? 2025। 2025। और आपने कितना सवाल पूछा कि क्या यही खेल चलेगा, तो अब भी समझ नहीं आया। चले, बिल्कुल चलेगा, यही खेल चलेगा, जो करना है कर लो। ठीक है हसन साहब, आपकी तरफ आते हैं। हुक्मरानों की तो अपनी शुगर मिल्स है ना, फिर कीमतों का तयन भी वो खुद करते हैं, मुनाफा भी वो खुद कमा रहे होते हैं। अवाम का जो इस्तेहसाल है वो रुकता नहीं है, कोई रोक पाएगा या कोई हमें कोई उम्मीद नजर आती है? ये महक, आपका नाम महक असलम से बेहतर था अगर मासूमा असलम होता। आपका सवाल बड़ा मासूमाना सा है। क्या हुकूमत खुद माफिया के साथ खड़ी है? हाँ। हमारी हुकूमतें तो खुद मुख्तलिफ नौइयत के माफियाज पे मुश्तमिल होती हैं। तो कभी सोचा है पाकिस्तान की कितनी ज़मीन कितने फ्यूडल लॉर्ड्स के पास है? एक तरफ जाती उम्रें हैं, दूसरी तरफ कबरली। पॉवर्टी लाइन की कभी डेफिनेशन पढ़ें। सवाल ही बड़ा अजीब है कि माफिया के साथ है। वो खुद माफियाज का एक ये मजमुआ होता है मुश्तमिल। अच्छा, जमहूर कहते हैं अवाम को, मैं कब तक बताऊं, हम इतने जाहिल लोग हैं, लफ्ज़ों को समझे बगैर तकरीरें लंबी लंबी शुरू कर देते हैं। जमहूर कहते हैं बीबी अवाम को तो मुझे बताएं इन ढेर सारी महंगी महंगी असेंबलियों, भाधानी कितनी है गिनी नहीं जाती मुझे तो, और सेनेट में अवाम कितने फीसद है। फिर फुट नोट, मैं नहीं कह रहा छाबड़ी वाली रेड़े वाले को ले जाओ, बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा बंदा होता है यार, अपर मिडिल क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का, इवन गरीब गुरबा बच्चे अगर सिविल सर्विस में चले जाते हैं, फौज में चले जाते हैं, बड़ा टफ होता है, कोई मजाक नहीं आया SSB वगैरह और ये वो। यू हैव टू हैव सम टैलेंट। और तुमने मनसो अगर जान नहीं छोड़नी, कोई कोटा ही मुख्तस कर दो, कोई रिटायर्ड वाइस चांसलर, कोई रिटायर्ड हमारी प्रिंसिपल हो, कोई रिटायर्ड कुछ भी नहीं, सवाल करने बहसें करने बैठ जाते हैं, बेसिक्स का ही नहीं पता। हाथ हो गई यार कि माफिया के साथ, वो माफिया खुद है। इस तरह टैक्स बात सुनो, कोई मां सोच सकती है वो अपना सब कुछ बेच दे, अपना जेवर फलाना, बच्चों को भूखा मरते देख सकती है? नहीं। इनकी शक्लें देखो, इनकी तोंदें, इनके चेहरे, इनके लिबास, खुदा का खौफ करो और ये आवाम को सजा मिलती है, चूंकि वह एक टूल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। सही। जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, हम लोग भी यही करते रहते हैं। वो समझते हैं ये जमहूरियत है, हमारा वोट देना जमहूरियत है। और तुम्हें वोट जिस दिन मिलेगा उस दिन जमहूरियत होगी। सही है, ठीक है हसन साहब, आपका कमेंट आ गया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। चीनी के मसले पर शहजाद साहब आपकी तरफ आते हैं। रुकने असम्बली मोइन आमिर पीरजादा कहते हैं कि सदर मुमलिकत और वजीर आजम पैसा लूट कर अपनी जेबों में रख रहे हैं। अगर ये दुरुस्त है तो फिर एहतसाब किसका होगा, कौन करेगा और कैसे करेगा? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और यही हमारी बुनियाद, हमारे मसलों की भी यही है। देखिए, माफिया पहले है क्या? हाँ। बड़ा अच्छे तरीके से डिफाइन किया दोनों साहब ने, हसन साहब ने भी और ज़ागम ने भी। लेकिन माफिया की डेफिनेशन ये है कि अगर एक ही लोग, यानी वही लोग बार बार एक ही तरीका वारदात से एक ही डाका डालते हैं,
डालने वाले हैं तो उसको माफिया कहते हैं। तो अगर यही साल चीनी का मामला, वही लोग हर साल एक ही तरीका वारदात से चीनी के निज़ाम को लूट के अपनी जेबें भरते हैं, तो वो माफिया है। अब वो कौन है, कैसे हैं, किस शक्ल के हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं, कहाँ बैठते हैं, कितने वोट लेते हैं या नहीं लेते, इससे हमारा ताल्लुक नहीं है। ये माफिया एक डिटर्मिन्ड और क्लियर माफिया है। ये माफिया का काम होता है कि अपनी जेबें भरना और लोगों को नुकसान पहुंचाना, रियासत को नुकसान पहुंचाना। हमने लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा, ना आपका सवाल बदलता है ना मेरा जवाब बदलता है बदकिस्मती से। देखिए हम बार बार आवाज उठाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता, सिर्फ कमेटियां बनती हैं बस। जी, तो दो तीन और माफियाज भी हमें याद में दिमाग में रखने की जरूरत है। एक बैंकों का बहुत बड़ा माफिया है, कभी इसके ऊपर भी थोड़ी बहस कीजिए। बैंक वाले करते क्या है, इतना मुनाफा कमाते हैं, इतना मुनाफा कमाते हैं, और ये सब इकोनॉमी से और गवर्नमेंट से ले रहे हैं। यानी जो गवर्नमेंट हम पे पैसा खर्च नहीं कर पाती आम आदमी पे, वो बैंकों की जेब में जा रहा होता है। और ये पता ये करना है कि क्या तरीका कार क्या है बैंकों का, कि इतना पैसा खा जाते हैं। लेकिन अवाम का तो दरीना मसला तो चीनी ही है ना, जो मिल ही नहीं रही है, जबकि हुकूमत ने 200 रुपए अगर मुकर्रर भी कर दिए फिर भी नहीं मिल रही। जी हाँ, मुझे पता है। देखिए चीनी को हम तब हल करेंगे ना अगर ऊपर वाला आदमी ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला आदमी बैंकों से भी खाता है, वो असल में खाद से भी खाता है, वो सीमेंट से भी खाता है, वो ऑयल एंड गैस से भी खाता है। अगर आपको ये 5 माफिया सॉर्ट आउट कर लो ना तो ऊपर वाला आदमी हल हो जाएगा। ऊपर वाला आदमी हल होगा तो आम आदमी का भी फायदा हो जाएगा। ये मसला हमारा ऊपर वाले आदमी का है ना, ऊपर वाला आदमी एलीट में जो बैठा हुआ है उसका मसला। अब क्या करें, अब मुझे बस मसला जाना पड़ता है उस तरफ ना। मैं क्या करूं, मैं चीनी में रहना चाहता हूं, लेकिन चीनी के ऊपर हम कितनी दफा बात करेंगे और शर्म आती है ना। इतना मीठा हमने भी तो खाना होता है, तो थोड़ा सा मीठा हमें भी खाने दीजिए। लेकिन साथ ही साथ ये 200 रुपए चीनी खुदा का वास्ता है यार, ये इसी तरीके से डाके मार मार के क्या करोगे इस मुल्क के साथ। You are mafias. They are mafias. ठीक है। They are looting us. ठीक है शहजाद साहब, we have to do something about it. ठीक है। किसी को नहीं समझ आती तो फिर सोते रहो और फिर ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजारते रहो। चलें ठीक है। इफ्तिखार साहब, ये जो माफिया की बात हो रही है, इन माफिया को कंट्रोल कौन करेगा? चीनी सप्लाई में रुकावटें हैं, हुकूमत कहती है कि हमने एक सरकारी ऑफिसर तैनात कर दिया है, लेकिन कंट्रोल कौन करेगा? निजाम से बगावत कर दो, माफिया को चैलेंज कर दो, इकट्ठे हो जाओ और इनसे इक़्तिदार छीन लो, इक़्तिदार अवाम के हवाले कर दो, ये माफिया ठीक हो जाएगा। ये इतना आसान है? जरूरत है बिल्कुल। अगर पाकिस्तान के अवाम ये फैसला कर लें कि इस माफिया को शिकस्त देनी है तो कोई चीज नामुमकिन नहीं होती अवाम के लिए। अवाम को चीनी चाहिए तो अवाम उसके लिए, मैं तो ये मशवरा देता हूँ, मुझे नहीं पता कि चीनी की ज़रूरियात किस किस को हैं, मुझे तो चीनी की ज़रूरत पड़ती है चाय पीने के लिए। हाँ। तो क्या हम अवाम गुड़ से गुजारा नहीं कर सकते? क्या हम अपने अपने गांव में, अपने अपने देहात में गुड़ जो पैदा नहीं कर सकते? गुड़ भी तो इम्पोर्ट हुआ है ना, करते हैं उसको। क्या गुड़ भी तो इम्पोर्ट हुआ अभी रिसेंटली? क्या हो गया? गुड़ नहीं इम्पोर्ट हुआ, गुड़ की एक शक्ल है, वो इम्पोर्ट किया, उसको चीनी में बाद में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अवाम भी तो कुछ करे ना। अवाम भी तो बिल्कुल इसी सारे के सारे सिस्टम के अंदर हिस्सा बन गए हैं। सही। मैं समझता हूँ कि अगर मुझे चीनी बहुत महंगी मिल रही है और जो मिल रही है और ये माफिया है, और ये माफिया बिल्कुल सही कहा शहजाद साहब ने, कितने दफा इस माफिया का तज़किरा करेंगे? या तो बगावत कर दें, सही है, इकट्ठे हो जाएं, मिल के बगावत कर दें कि हम नहीं मानते भाई तुम्हारी हुकूमत को, तुम्हारे सिस्टम को, तुम्हारे निज़ाम को, लेकिन मुतबादिल निज़ाम भी तो ला के दें, उसमें भी तो बात करें। मेरे नज़दीक मुतबादिल निज़ाम सिर्फ और ये है, चीनी के मुतबादिल के तौर पे हम अपने अपने देहातों में गुड़ बनाएं और अपनी गुड़ की चाय पिएं, और चीनी जिन अयाशों के लिए और इस्तेमाल होती है उनको करने दें। चले, हम इतना तो काम कर नहीं सकते और हम बगावत की बात सोच रहे हैं। हम भी तो कंफ्यूज हैं खुद सारे के सारे। ठीक है, यानी अवाम को ये स्टेप खुद लेना है कि बॉयकॉट करना है। ठीक है, आपका कमेंट आ गया इफ्तिखार साहब। प्रोग्राम से इजाजत लेते हैं, इंशाल्लाह कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।